जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं साथियों कि रेलवे ग्रुप डी 2025 का एग्जाम हो चुका है और रेलवे ग्रुप डी 2025 का एग्जाम कुल 101 शिफ्टों में हुआ है और इन 101 शिफ्टों में साइंस के साथियों, विज्ञान के कुल साथियों 2525 प्रश्न पूछे गए हैं। इन 2525 प्रश्नों को हम लोग साथियों शिफ्ट वाइज रोज एक शिफ्ट का सेट देखेंगे। जैसे कि आज की इस क्लास में हुए 27 नवंबर 2025 को जो भी साइंस के 25 प्रश्न पूछे गए थे उनको साथियों देखने वाले एकदम बेहतरीन तरीके से समझेंगे भी, ठीक है, कि क्या कारण सही सब समझेंगे। और साथियों रेलवे की परीक्षा 2026 में जितने भी एग्जाम होंगे उनके लिए ये प्रश्न साथियों अति महत्वपूर्ण साबित होंगे और रामबाण सिद्ध होंगे और यही प्रश्न 2026 में भी रिपीटेड होंगे, ग्रुप डी की परीक्षा में भी, एनटीपीसी सभी परीक्षाओं में। तो ज्यादा समय व्यतीत ना करते हुए सीधा प्रश्नों की ओर चलते हैं। यहां पर साथियों देखिए आज की क्लास का यानी कि 27 नवंबर 2025 को रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पहला प्रश्न यह पूछा गया था। कहता है कि एक पिंड को ऊंचाई से गिराया जाता है, यदि यह 3 सेकेंड तक गिरता है और g बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड तो इसका अंतिम वेग v कितना होगा। साथियों आप सभी लोग जानते हैं कि न्यूटन के गति के 3 नियम हैं। उसका पहला नियम कहता है यहां पर देखो, सबसे पहले आपको क्या दिया गया, आपको समय टाइम दिया गया है, 3 सेकेंड, ठीक है, 3 सेकेंड ये दिया गया और g गुरुत्वीय त्वरण g बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया गया, ठीक है। आपसे पूछा गया है v बराबर अंतिम वेग, लेकिन कहीं भी प्रारंभिक वेग नहीं दिया गया, मतलब u बराबर 0 ले लेंगे, ठीक है। ये इतना बात हो गया। अब आप ये भी देख लेंगे कि पहला नियम जो गति का है ये इसी के बीच संबंध दर्शाता है, v बराबर u प्लस जी टी स्क्वायर इतना देता है। v बराबर जीटी स्क्वायर नहीं, केवल जी, v बराबर u प्लस जी, यानी कि अगर यही त्वरण के लिए होता तो v बराबर u प्लस ई हो जाता। बस यहीं पर इसको रख देंगे। तो देखिए v बराबर क्या हुआ, u का मान तो 0 है, ठीक है, प्लस, अब प्लस है, g का मान कितना है 10 है तो 10 रख दिया और t का मान कितना है 3 है तो 3 रख दिया, ये रख दिया। इतना रखने के बाद देखो क्या आया है, v बराबर यहाँ पर 0, ये 0 वाला समाप्त हो जाएगा, ये 10 का गुणा 3 से करेंगे तो 30 आ गया। ये कितना आ गया, ये अंतिम वेग v का मान कितना आ गया 30 मीटर प्रति सेकेंड और यही कहां पर दिया, देखिए ऑप्शन ए में दे रखा है और यही सही है। तो इस तरीके से ऑप्शन ए आपके प्रश्न का एकदम करेक्ट जवाब हो जाता है। देखते हैं भैया अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 2। ये देखिए क्या पूछा गया था कि साबुन की मार्जिन क्रिया में मिसेल की मुख्य भूमिका क्या होती है। मिसेल की मुख्य भूमिका कपड़ों से तेल और गंदगी को ट्रैप करना और इसको हटाना और कपड़ों को साफ करना। सभी लोग जानते हैं कि जो साथियों कपड़ों में मौजूद गंदगी होती है यानी कि मैल जो होता है वो कैसा होता है प्रकृति में, वो साथियों प्रकृति में तैलीय होता है, ठीक है। तो कपड़ों से तेल और गंदगी को ट्रैप करना और हटाना यही साथियों साबुन की क्रिया होती है। जितना ज्यादा झाग मतलब फेना छोड़ा जाता उतना ही ज्यादा साथियों गंदगी को दूर हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब। आगे की ओर मेरे भैया देखेंगे यहां पर प्रश्न संख्या 3 कहता लेंस की शक्ति को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है या जाता है। देखिए सभी लोग जानते हैं कि जो लेंस की शक्ति, यहां पर समझिए लेंस की जो शक्ति है, लेंस की जो भी शक्ति है, लेंस की क्षमता भी इसी को कहा जाता है। लेंस की क्षमता ही हम यहाँ पर लिख देते, लेंस की जो क्षमता होती है वो होती है 1/1 फोकस दूरी, और फोकस दूरी किसमें होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए, ठीक है। ये m का मतलब मीटर और f का मतलब फोकस दूरी, तो 1 फोकस दूरी और 1 फोकस दूरी इसी को कह सकते हैं भैया मीटर में इसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम कह सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल सही जवाब।
ऑप्शन भैया बी एकदम करेक्ट जवाब हो जाता। 1/f को ही हम लोग कहते हैं मीटर में होना चाहिए। मीटर में इसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, ठीक है, तो उल्टा मतलब बट्टा में, तो यही हो गया ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट जवाब हो जाता है। ठीक है, आगे की ओर चलते। यहां पर देखिए प्रश्न संख्या 4 पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो भैया ये कार्य के बारे में है, कार्य के बारे में। तो किया गया कार्य जो होता है वो साथियों बल पर निर्भर करता है, मतलब कि वो ऋणात्मक भी हो सकता है किया गया कार्य और साथियों धनात्मक भी। यदि साथियों अगर बल की दिशा इधर लग रही है और साथियों विस्थापन इधर हो रहा है, तो भैया अगर विपरीत दिशा हुई, दिशा विपरीत हुई तो कार्य ऋणात्मक हुआ। अगर बल की दिशा में ही बल लगाने से कोई वस्तु बल की दिशा में चलने लगे तो समझ जाओ कार्य धनात्मक। अगर बल लगाने से वस्तु बल के विपरीत दिशा में चले तो कार्य ऋणात्मक। तो ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट जवाब। आगे की ओर मेरे भाइयों देखेंगे, यहां पर देखिए क्या कहता है। कहता है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने में किया जाता है। विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने में विलयन का आयतन द्रव्यमान प्रतिशत साथियों व्यक्त किया जाता है। सही जवाब। तो देखो विलयन की सांद्रता, यहां पर साथियों विलायक जैसे कि कुल आयतन होता है बटा में कुल आयतन, ये हो गया कुल आयतन। ठीक है, कुल आयतन आप किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं, किसका द्रव्यमान। मान लो किसी विलयन में चीनी और पानी, चीनी प्लस पानी का विलयन है, तो आप अगर चीनी का निकाल रहे हैं तो यहां पर ऊपर चीनी की मात्रा लिखिए, चीनी की मात्रा और गुणा में 100 से कर दीजिए परसेंट से। ये आ गया भैया साथियों, क्या आ गया, ये विलयन की सांद्रता आ गई चीनी के हिसाब से। ठीक है, तो किसका आयतन और द्रव्यमान, द्रव्यमान किसका होता है जो साथियों पानी में मिला हो, जैसे चीनी, नमक, बालू, मिट्टी आदि ये सभी चीजें हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उस वस्तु का द्रव्यमान और आयतन और प्रतिशत वाला चिन्ह मतलब 100%। ठीक है, तो ये एकदम करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाता। यहां पर देखेंगे मेरे भाइयों, ये देखिए क्या कहता, अस्थमा मुख्यतः श्वसन तंत्र के किस भाग को प्रभावित करता है। ये साथियों फेफड़ों के श्वसन तंत्र जो होते हैं उनके फेफड़ों के ब्रोंकी और ब्रांकियोल्स नाम के भागों को साथियों क्या करता है, प्रभावित करता है। ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट जवाब। आगे की ओर मेरे भाइयों देखेंगे, यहां पर देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन सी धातु सक्रियता श्रेणी के मध्य में निष्कासित की जाती है। जल्दी से बताओ, सक्रियता श्रेणी के मध्य में निष्कासित। तो देखो लोहा जो है ये साथियों ज्यादा क्रियाशील नहीं, जैसे कि सोडियम सबसे ज्यादा, मतलब सोडियम पोटेशियम ये सोना ये सभी साथियों ऊपरी भाग में होती हैं, ये दोनों ऊपर भाग में और ये नीचे भाग में, जबकि ये सक्रियता श्रेणी में मध्य भाग में आता है। ठीक है, ये नीचे भाग में आता है, सोना जो है ये निम्न भाग में आता है। ठीक है, और वो ऊपर की ओर आते हैं सबसे पहले। ठीक है, ठीक है, तो मध्य भाग में पूछा इसीलिए इसका उत्तर ऑप्शन बी। सक्रियता श्रेणी क्या है, ये साथियों तत्वों की या धातुओं की साथियों अभिक्रियाशीलता, यानी कि क्रिया का घटता हुआ क्रम या बढ़ता हुआ क्रम है, ये कह सकते हैं। ठीक है, एक सूची बना दी गई। आगे की ओर इसी तरीके से देखेंगे, यहां पर कहता है जब मुद्रित सामग्री पर एक मोटी कांच की पट्टी रखी जाती है तो अक्षर उभरे हुए दिखाई देते हैं। ऐसा किसके कारण होता है, रिक्त स्थान है। ऐसा किसके कारण होता है, ऐसा साथियों प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, और प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं। ठीक है, टिमटिमाते हैं, ये भी बात याद रखिएगा। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही साथियों पानी से भरे कांच के गिलास में पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही साथियों मरीचिका होती है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही भैया क्या होता है, किसी बाल्टी जो जल से भरी है उसकी पेंदी ऊपर उभरी हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट जवाब हो जाता। आगे की ओर मेरे भाइयों देखेंगे, यहां पर देखिए प्रश्न संख्या 9 कहता जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल खाली स्थान मतलब कौन सी प्रक्रिया द्वारा
कौन सी प्रक्रिया द्वारा तेजी से वृद्धि करते हैं और गुणित होते हैं? खांडी भवन की प्रक्रिया द्वारा खंडित होकर के साथियों बड़ा तेजी से साथियों दिन दुगना रात चार गुना बढ़ते रहते हैं। मतलब कि मान लीजिए कि भैया क्या है, सीधा से बता दो, शैवाल एक, ये मान लो शैवाल है, ठीक है, ये साथियों खांडी भवन, इसके बहुत छोटे छोटे खंड हो जाते हैं ऐसे ऐसे, और सभी खंड एक नए जीव का, एक नए शैवाल का रूप धारण कर लेता। इसी प्रक्रिया को खांडी भवन की प्रक्रिया या खंडित प्रक्रिया कह सकती है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट जवाब होता है। आगे की ओर मेरे भैया देखेंगे प्रश्न संख्या 10 कहता क्या होता है जब जिंक की छड़ को जलीय कॉपर सल्फेट में डुबोया जाता है? तो देखो क्या होता है जब, ये हो गया जिंक मतलब जिंक प्लस जलीय कॉपर सल्फेट, तो CuSO4 इसमें जब डुबोया गया तो ये क्रिया करता है, जिंक क्या करता है, कॉपर को साथियों विस्थापित कर देता है, तो ये बन जाता है ZnSO4 और प्लस में बनता है कॉपर बन गया, यानी कॉपर को विस्थापित कर देता है। और साथियों इसका जो कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग जो है ये क्या पड़ जाता है, फीका पड़ जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट जवाब हो जाता है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। यहां पर देखो मेरे भैया क्या कहता है, प्रश्न संख्या 11 कहता निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है ये बताना है। तो कहता विभवांतर को वोल्ट में मापा जाता है, ये कथन एक तो बिल्कुल सही है, विभवांतर को वोल्ट में मापा जाता है, कथन एक जो है एकदम सही है। लेकिन कथन दो देखिए, कहता है 1 वोल्ट और 1 न्यूटन प्रति कूलाम के बराबर, ये गलत हो जाता है। केवल और केवल साथियों बी वाला सही है, केवल और केवल कथन एक यानी कि ऑप्शन बी ठीक से सही हो जाएगा। ठीक है, आगे की ओर देखिए ओम के नियम के अनुसार V बराबर आई आर होता है, V बराबर आई आर, तो 1 वोल्ट बराबर क्या होना चाहिए, 1 वोल्ट, V का मतलब वोल्ट हुआ, तो 1 वोल्ट बराबर होना चाहिए 1 एम्पियर गुणे 1 रेजिस्टेंस मतलब 1 ओम, ये होना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। यहां पर 1 वोल्ट बराबर 1 न्यूटन प्रति कूलाम बता रहा है, ये गलत हो जाता। ऑप्शन बी भैया इसका एकदम करेक्ट जवाब हो जाता। आगे की ओर देखेंगे, यहां पर देखिए क्या कहता है वह कौन से पोल्ट्री पक्षी है जिन्हें अंडे के उत्पादन के लिए पाला जाता। वैसे होना चाहिए था मुर्गी, लेकिन मुर्गी ऑप्शन में विशेष रूप से नहीं दिया गया है, इसीलिए बच्चा लोग कंफ्यूज हो गया। तो लेयर मुर्गी ये मुर्गियों की प्रजाति है। ठीक है, ये हो जाता ऑप्शन सी। ठीक है, सी इसका करेक्ट जवाब। वैसे अंडे देने के लिए, अंडे उत्पादन के लिए कभी कभी साथियों बटेर को भी पाल लिया जाता है और साथियों बतख को भी पाल लिया जाता है। ठीक है, बटेर और बतख दोनों को पाल सकते हैं अंडे उत्पादन के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा अंडे लेयर मुर्गी देगी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट जवाब हो जाता। इसी तरीके से मेरे भाइयों आगे की ओर देखेंगे, यहां पर कहता है कोशिका विभाजन की किस विधि द्वारा द्विगुणित गुणसूत्रों को अगुणित युग्मकों में विभाजित किया जाता है। तो अर्धसूत्री विभाजन ऑप्शन डी इसका एकदम करेक्ट जवाब हो जाता। देखिए जो साथियों द्विगुणित गुणसूत्र है इनको अगुणित गुणसूत्रों में विभाजित करना है। तो भैया इसमें साथियों क्या करना है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन डी इसका एकदम करेक्ट जवाब हो जाता। आगे की ओर देखेंगे, यहां पर देखिए क्या कहता है, ये प्रश्न कैसे करना था, बड़ा इजी है। कहता एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है और एक तरंग पूरी
होने में इससे कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर देखो साथियों समय पूछा है, समय को कहते हैं आवर्तकाल, समय को कहा जाता है आवर्तकाल। और आवर्तकाल बराबर क्या होता है, आवर्तकाल बराबर 1/, आवृत्ति। सीधा एकदम आपको एकदम आसान तरीके से मैं बता रहा हूं, ना चिन्ह का प्रयोग कर रहा हूं ना किसी चीज का, 1/, आवृत्ति हो जाएगा। तो आवर्तकाल मतलब समय को टी कह सकते हैं, टी बराबर लिख दिया, और 1/, आवृत्ति, आवृत्ति तो 50 हर्ट्ज है। तो 1/50 का मतलब क्या हुआ, इसको जब काटेंगे 1/50 का मतलब टी बराबर क्या हो गया, 1/50 का मतलब जब काटेंगे 0.02 आ जाएगा, यही हो जाएगा सेकेंड में, सेकेंड में आएगा, ठीक है, सेकेंड में। तो ये देखो ऑप्शन डी में दे रखा है कि नहीं 0.02, तो ऑप्शन डी इस तरीके से इसका एकदम सही जवाब हो जाता है। किसी को किसी प्रकार की समस्या हो तो वो बेझिझक कमेंट करके पूछ सकता है। आगे की ओर चलेंगे, आगे की ओर सभी देखिए 15 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी जीवन प्रक्रिया प्रजातियों में विविधता लाने के लिए महत्वपूर्ण है, जल्दी से बताओ साथियों, जल्दी से बताओ प्रजातियों में विविधता। तो लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट। लैंगिक जनन की क्रिया जो है ये प्रजातियों में विविधता लाती है, ठीक है। कैसे लाती है, मान लो साथियों एक चूहा है ये पूंछ वाला, और उसको विदेशी चूहा से साथियों जनन करवाया गया, विदेशी चूहा से, देखिए ये लैंगिक प्रजनन है, विदेशी चूहा से ये देसी चूहा को, या पूंछ वाले को बिना पूंछ वाले से, ठीक है, देसी चूहा को विदेशी चूहा से साथियों क्या करवाया गया, प्रजनन। तो इससे जो उत्पन्न होगा एक नई प्रजाति उत्पन्न हो जाएगी कि नहीं। इसी तरीके से तमाम साथियों रूप धारण कर लेते हैं, यानी कि प्रजातियों में विभिन्नता आ जाती है। आगे की ओर मेरे भाइयों चलेंगे, यहाँ पर देखिए क्या कहता है, कहता हुआ प्रकार्यात्मक समूह जिसमें ऑक्सीजन विषम परमाणु नहीं होता है, जल्दी से बताओ। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीजन विद्यमान होता है, कीटोन में भी डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा रहता है ऑक्सीजन, और अल्कोहल में OH के रूप में विद्यमान रहता है, ठीक है। लेकिन हाइलो एल्केन में साथियों नहीं होता। हाइलो शब्द का मतलब ही साथियों क्या होता है, हाइलो शब्द का मतलब हाइलो एल्केन, हाइलो का मतलब क्या हो जाता है, हाइलोजन। और हाइलोजन आप लोग जानते हैं साथियों, हाइलोजन क्या होते हैं, हाइलोजन जानते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन आयोडीन, ये सभी साथियों जो तत्व होते हैं हाइलोजन होते हैं, ठीक है, हाइलोजन ये सभी तत्व होते हैं, ठीक है। आगे की ओर देखेंगे, आगे प्रश्न संख्या 17 देखेंगे, कहता निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थिर अनुपात के नियम का सर्वोत्तम रूप में वर्णन करता है, ये बताइए। तो जल्दी से बताओ, इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। स्थिर अनुपात के नियम का किसी रासायनिक यौगिक में समान तत्व सदैव द्रव्यमान के समान अनुपात में होते हैं, यही स्थिर अनुपात की एकदम उचित व्याख्या करता है, यानी कि डी इसका एकदम करेक्ट जवाब हो जाता। आगे की ओर देखेंगे, प्रश्न संख्या 18 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण प्रस्तुत करता है। अपने मार्ग पर त्वरित होती एक कार, नियत चाल से घूर्णन करती पंखे की ब्लेड, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद, अपनी पटरी पर गतिमान ट्रेन। हमसे पूछा है एक समान वृत्तीय गति भैया किसमें, जो गोल गोल घूमता हो। तो देखिए जो पटरी पर चल रहा है तो सीधी रेखा में गलत, और जो ऊपर गया ये भी सीधी रेखा में गलत। अपने मार्ग पर त्वरित हो रहा है, इसमें कहीं भी वृत्त का चर्चा है, बिल्कुल नहीं। लेकिन जो पंखा है वो गोल गोल एक सर्कल के रूप में घूमता है, गोल गोल, तो इसीलिए वृत्तीय, ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट जवाब हो जाता। पंखे की गति कैसी हो गई, ये वृत्तीय हो गई, ठीक है। तो ऑप्शन बी साथियों इसका एकदम करेक्ट जवाब हो जाता। बड़े ही आसान प्रश्न है, लेकिन थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। आगे की ओर इसी तरीके से देखेंगे, प्रश्न संख्या 19 कहता निम्नलिखित में से
कौन सा पादप ऊतक प्रकाश प्रकाश संश्लेषण करता है? तो हरित लवक जो होता है, हरित लवक बोले तो क्लोरोफिल, इसी को साथियों इसमें ही मौजूद होता है क्लोरोफिल। इसके कारण ही क्लोरोफिल इसके कारण ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न हो पाती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट जवाब हो जाता है। आगे की ओर देखेंगे, प्रश्न संख्या 19। यहां पर देख लीजिए, ये भी एक न्यूमेरिकल है जो कि बड़ा ही आसान है। कहता है एक कुंडली का प्रतिरोध 44 ओम है और इसे 220 वोल्ट की आपूर्ति से जोड़ा जाए तो कुंडली द्वारा खपत की गई शक्ति कितनी होगी? आपसे विद्युत धारा नहीं पूछा है, आपसे खपत की गई शक्ति पूछा है। तो शक्ति बराबर क्या होता है? शक्ति को P से दर्शाते पावर, पावर बराबर V इंटू आई होता है। V इंटू आई मतलब कि वोल्ट गुणे धारा। लेकिन यहां पर समस्या इस बात की, यहां पर P तो हो गया ये पावर, लेकिन V हो गया वोल्ट, लेकिन I धारा हमको दिया नहीं गया है। तो हम क्या करेंगे? ओम के नियम से I का मान V बराबर I, देखिए ओम का नियम क्या कहता है, यहां पर साइड में समझिए कि ओम का नियम V बराबर आई आर होता है। ठीक है, आई आर। तो यहां से I का मान क्या हो गया? यहां से I का मान हो गया V बटे आर, ये हो गया V बटे आर आई का मान। इस जगह पर जब हम I का मान V बटे आर रखेंगे तो ये हो जाएगा V स्क्वायर बटे आर, ये हो जाएगा। बस इसी सूत्र पर हम लोग अब इसको तोड़ देंगे। यहां पर देखो इसके बेसिस पर अब हम लोग काम कर लेंगे। तो देखो P बराबर पावर बराबर क्या हो जाएगा? यहां पर देखो पावर बराबर V का स्क्वायर बोले तो वोल्ट का स्क्वायर, यहां पर देखो 220 का स्क्वायर। तो क्यों ना इसको हम दो बार गुणा करके लिख दे, 220 इंटू 220। ठीक है, ये हो गया 220 का स्क्वायर। अब यहां पर देखो, अब नीचे में आर बोले तो प्रतिरोध, ये 44 ओम, तो 44 हो गया। अब इसी को हम लोग काट देंगे, 44 को 22 से काटते हैं, 2 बार में कट गया, और 22 से इसको काटेंगे 10 बार में कट गया। ठीक है, अब 2 से इसको काटेंगे, 2 से इसको काटेंगे। ठीक है, 2 से इसको काटेंगे, कितनी बार में कटेगा? 11 बार में, मतलब कि 110 बार में। सीधा सीधा कहें बराबर, देखो कितना आएगा, P बराबर कितना आ जाएगा? यहां पर आएगा 10 गुणे 110, 10 गुणे 110 आएगा। ठीक है, जब इसका हम लोग एक्चुअल में गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये साथियों कितना आ जाएगा? P बराबर आ जाएगा 1100, P बराबर 1100 वाट। ठीक है, शक्ति है तो सदैव वाट में ही आएगा। तो यहां पर देखो 1100 इसका एकदम करेक्ट जवाब दे रखा है कि नहीं? ऑप्शन बी। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको आसानी से क्लियर हो गया होगा। ये बहुत आसान है, मैंने आपको समझाया तब जाके इतना तीम झाम करना पड़ा, नहीं तो आप अगर समझाए होते बिना कलम उठाए आप कर सकते थे। ठीक है, तो आगे की ओर चलेंगे। यहां पर देखेंगे प्रश्न संख्या 21। कहता है कि पृथ्वी की परिक्रमा एक वृत्तीय पथ पर नियत गति से करने वाले उपग्रहों की गति एक समान वृत्तीय गति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। बिल्कुल सही बात, उत्कृष्ट उदाहरण है। इस गति का कौन सा गुण इसके त्वरण को शून्य होने से रोकता है? जल्दी से बताओ, कौन से इसका जो गुण है जो शून्य होने से रोकता है? तो जो ऑप्शन डी में देखिए क्या कहता है, कहता गति की दिशा प्रत्येक बिंदु पर निरंतर बदलती रहती है और अर्थात वेग परिवर्तित होता रहता है। मतलब कि वेग परिवर्तन की दर को ही तो त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर जो है ये त्वरण कही जाती है। और आप जानते हैं, यहाँ पर देखिए आप जानते हैं कि ये हो गया साथियों एक वृत्त, और वृत्त में हर समय उसकी साथियों क्या होती, दिशा बदलती है, और दिशा बदलती है तो वेग बदलता है, दिशा बदलती है तो वेग बदलता, और लगातार दिशा बदलती रहती लगातार वेग। और जब वेग बदलता रहता है तो मतलब वेग परिवर्तन हो रहा, और वेग परिवर्तन हो रहा इसका मतलब उसमें त्वरण है। और यही कहा गया है कि त्वरण को शून्य होने से रोकता है। कौन सा गुण? यही वाला, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे की ओर देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है, यहां पर देखिए प्रश्न संख्या 22 कहता है क्या होता है जब नेफ्थलीन बाल को खुली जगह से में धातु की प्लेट में जला दिया जाता है? तो जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का सही जवाब। तो जब खुली
खुली जगह में धातु की प्लेट में जला दिया जाता है तो यह धातु की प्लेट पर काले कजली निक्षेप के साथ पीली ज्वाला के साथ जलती है। ऑप्शन डी इसका एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा। साथियों आगे की ओर देखते हैं भैया क्या कहता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 23 देखिए क्या कहता है। प्रजनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति बनाना क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये साथियों लक्षणों के लिए वंशागति के लिए जरूरी होता है और सभी लोग जानते हैं डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए उत्तरदायी होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए। मान लो साथियों आपके जो पीढ़ी दर पीढ़ी के लक्षण विद्यमान रहते हैं, आपके पिता में जो लक्षण है, आपके जो पिता में लक्षण है वो आप में नहीं है, वो जो पुत्र है आप में पुत्र में नहीं है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि पुत्र के पुत्र में ना हो सकते हैं कि क्योंकि पुत्र के पुत्र में ये इसके लक्षण इसमें नहीं हुए लेकिन इसके लक्षण इसमें हो सकते हैं। यही साथियों कौन करता है? डीएनए के द्वारा होता है। ऑप्शन डी इसका एकदम करेक्ट जवाब होता। आगे की ओर देखेंगे, यहां पर देखिए क्या कहता है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मछली संवर्धन शब्द का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? जल्दी से बताओ। मछलियों का पालन, यही साथियों मछली संवर्धन। कल्चर फिशरी मतलब मछलियों का पालन। ठीक है, ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट जवाब हो जाता। आगे की ओर देखेंगे, यहां पर भैया देख लेंगे। कहता है क्लोरीन का आंशिक परमाणु द्रव्यमान निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? जल्दी से बताओ। समस्थानिकों की उपस्थिति के कारण, समस्थानिकों की उपस्थिति के कारण। ऑप्शन डी इसका एकदम करेक्ट जवाब हो जाता है। साथियों ये थे कुछ 27 नवंबर 2025 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए साइंस के कुल 25 प्रश्न। ठीक है, ये कौन सी शिफ्ट में? फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब साथियों इसी तरीके से हम आपको रोज एक शिफ्ट में पूछेंगे। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो ज्यादा मात्रा में एक क्लास में 2-3 शिफ्ट शामिल करेंगे। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करिएगा जैसे भी आपकी राय होगी। तो साथियों पूछे गए साइंस के ये 25 प्रश्न थे। और साथियों इस क्लास को एक प्यारा सा कर दीजिए लाइक और साथियों इसको अपने दोस्तों में कर दीजिए शेयर, और साथियों यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दीजिए। और साथियों अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो साथियों मिलेंगे किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।